जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कल से हमने जो कि एग्रीकल्चर का कल से इतिहास पढ़ना शुरू कर दिए थे, और आज उसी इतिहास को आगे लेकर चलेंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप हमारे लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज का जो पॉइंट है कि 1899 से 1900 के मध्य की जो ये छप्पनी अकाल के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो कि 1899 से 1900 के मध्य छप्पनिया अकाल पड़ा। कि 1899 से 1900 के मध्य छप्पनिया अकाल पड़ा। तो ये एग्रीकल्चर के इतिहास में कि हम ये अकाल पढ़ रहे हैं, तो अकाल तो ये चलो हो सकता है कि कई भीषण भुखमरी के कारण जो जिसे अकाल कहा जाता है। तो यार ये छप्पनी अकाल क्या है आखिर? तो छप्पनी अकाल क्या है कि जो ये छप्पनी अकाल है, जो हमारे ग्रिगोरियस कैलेंडर के अनुसार तो 1899 से 1900 के मध्य ये अकाल पड़ा। और जो विक्रम संवत विक्रम संवत 1956 और विक्रम संवत जो 1956 में, अर्थात विक्रम संवत तो 1956 में यह काल पड़ा। और वैसे ग्रिगोरियस कैलेंडर के अनुसार 1899 से 1900 के मध्य छप्पन ये अकाल पड़ा। इसीलिए इसे विक्रम संवत 1956 में यह अकाल पड़ने के कारण इसे छप्पनी अकाल के नाम से जाना जाता है। और इस छप्पनी अकाल में जो किसानों की फसलें हैं बहुत बुरी तरीके से तबाह हो जाती है। और जो गरीब लोग हैं या भारत जो वासी हैं, ये भुखमरी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस अकाल को देखते हुए क्या हुआ कि कृषि को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत थी। तो कई एग्रीकल्चर में कई अनुसंधानों की स्थापना हुई। तो आगे जो है कि फिर 1901 से 1905 तक, सन 1901 से 1905 तक कृषि से संबंधित विभिन्न अनुसंधान केंद्र जैसे कि पुणे में, कानपुर में, नागपुर में, साबौर में, और इधर लाइलपुर में, कोयम्बटूर में कई प्रकार से अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जिससे कि अकाल की जो समस्या है उसे खत्म कर किया जा सके, और या आने वाले समय में अकाल की जो संभावनाएं हैं इन्हें पूरी तरह से विलुप्त करने के लिए कई जगहों पर ये जो आपको मैं जगह बता रहा हूँ, इन पर कृषि अनुसंधानों की स्थापना की गई। फिर एक आगे कहानी आती है कि एक यूएसए का एक दानदाता था, हेनरी फिलिप्स। कि एक यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक दानदाता था, हेनरी फिलिप्स। ये यूएसए का एक दानदाता था, हेनरी फिलिप्स। इसने क्या किया कि ऐसी कंडीशन को देखा या ऐसा जो अकाल पड़ रहा था, तो उस समय क्या किया कि अनुसंधान या इनके बनाने में कई प्रकार बहुत ज्यादा खर्चा आता था। तो उस कंडीशन को देखते हुए जो यूएसए का जो दानदाता था, हेनरी फिलिप्स ने करीबन 30,000 30,000 ब्रिटिश पाउंड 30,000 ब्रिटिश पाउंड दान किया, जो कि हमारी करेंसी के अनुसार 9 लाख 9 लाख रुपए होते थे। तो जो दानदाता था यूएसए का, हेनरी फिलिप्स, उसने 30,000 जो ब्रिटिश पाउंड दान किया। और इस जो हेनरी फिलिप्स के नाम पर, अर्थात हेनरी फिलिप का जो फिलिप है, इसके नाम पर 1905 में, सन 1905 में फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई। कि हेनरी जो फिलिप्स है, इसने क्या किया कि 30,000 ब्रिटिश पाउंड दान दिए, जो कि हमारा जो अगर इंडियन रुपीज के हिसाब से देखें तो करीबन 9 लाख रुपए। तो पहले की जमाने, अर्थात अंग्रेजों के जब ये छप्पन अकाल पड़ा विक्रम संवत 1956 में, उस समय 9 लाख बहुत बड़ी वैल्यू होती थी। तो उस समय जो यूएसए के दानदाता हेनरी फिलिप ने ये दान दिया, इस कारण हेनरी जो फिलिप है, इस फिलिप्स के नाम पर जो फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई। और यह स्थापना दरभंगा समस्तीपुर अब अलग हो गया है, बिहार में एक अलग जिला बन गया है। तो दरभंगा समस्तीपुर जो बिहार में है, बिहार में जो गंडक नदी के किनारे, गंडक
नदी। गंडक नदी के किनारे जो कि दरभंगा समस्तीपुर बिहार में इसे जो कि 1905 में फिर प्रयोगशाला की स्थापना की गई। फिर माय डियर फ्रेंड्स आगे क्या होता है कि जो फिफ्थ प्रयोगशाला है, फिफ्थ प्रयोगशाला की जो स्थापना 1905 में हुई और इसका जो नाम परिवर्तन करके इसका नाम परिवर्तन करके सन 1911 में इसका नाम परिवर्तन करके एआरआई कर दिया गया, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कर दिया गया। और फिर इसके बाद जब 1911 में इसका नाम एआरआई कर दिया गया, फिर इसके दोबारा 1919 में दोबारा नाम चेंज कर दिया गया, वो कर दिया गया IAR, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो फिफ्थ प्रयोगशाला है, जिसकी स्थापना सन 1905 में हुई। 1905 में स्थापना होने के बाद इसका नाम परिवर्तन सन 1911 में ARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। और फिर 1919 में इसका नाम दोबारा परिवर्तन हुआ IARI, IARI इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। फिर क्या होता है कि ये गंडक नदी के किनारे फिफ्थ प्रयोगशाला तो थी, अर्थात IARI का जो गंडक नदी के किनारे एक नदी के किनारे था, तो एक भीषण बाढ़ या तूफान आ जाने के कारण सन 1934 में, सन 1934 में भीषण बाढ़ के कारण IARI का भवन नष्ट हो जाता है। और फिर 1934 में, सन 1934 में भीषण बाढ़ के कारण क्या हुआ, जो IARI इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो नाम पहले फिफ्थ प्रयोगशाला के प्रयोगशाला था, अर्थात फिफ्थ प्रयोगशाला का नाम परिवर्तन करके सन 1919 में IARI कर दिया गया। और इस IARI का जो 1934 में गंडक नदी के किनारे तो पहले से था ही, और भीषण बाढ़ आने के कारण IARI का भवन नष्ट हो जाता है। और साहब भवन नष्ट हो गया तो अब वहीं दोबारा अगर भवन का निर्माण किया जाए तो वो तो एक मूर्खता है, क्योंकि वो नदी के किनारे स्थित जगह है, तो वहां पर तो दोबारा भी बाढ़ आ सकती है, अर्थात एक वित्तीय जोखिम बहुत ज्यादा था वहां पर, कि दोबारा भी बाढ़ आ सकती है और वापिस नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इसकी जो IARI है, इसका जो स्थानांतरण यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका जो स्थानांतरण सन 1936 नई दिल्ली नई दिल्ली कर दिया गया। और IARI का जो स्थानांतरण इस कारण, इस जो बाढ़ के कारण जो भवन नष्ट हो जाता है सन 1934 में, तो इसके 2 साल बाद अर्थात IARI का जो संस्थान है, इसका स्थानांतरण सन 1936 में नई दिल्ली स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स आगे क्या होता है कि जो IARI है, इंपीरियल जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो संस्थान है, इसको दिल्ली पर स्थानांतरित तो कर ही दिया गया, परंतु जब IARI की जब स्थापना हुई तो उसका जो प्रथम अध्यक्ष था, अर्थात IARI का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर बी विश्वनाथ है, कि IARI का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर बी विश्वनाथ, कि IARI का प्रथम जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर बी विश्वनाथ था। तो IARI के बारे में जो संपूर्ण जानकारी थी, बेसिक जो भी चीजें थी, या IARI का जो पूरा इतिहास था, ये किस तरह बनती है, और जो इसका जो अध्यक्ष थे उसके बारे में पूरी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। और माय डियर फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आगे हम बढ़े हमारी क्लास को आगे ले। तो माय डियर फ्रेंड्स अब हम एग्रीकल्चर के जो इतिहास में अगला पॉइंट पढ़ेंगे, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो IARI है, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा, तो उसका जो प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर बी विश्वनाथ, जो कि हमने पढ़ लिया है, परंतु जो वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष है IARI का, वो है डॉक्टर AK सिंह। रहेगा वर्तमान अध्यक्ष
डॉक्टर ए के डॉक्टर ए के सिंह है। आईएआरआई का वर्तमान जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर ए के सिंह है। तो हमारे पॉइंट पर चलते हैं कि 1871 में जो संयुक्त कृषि राजस्व है एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। कि सन 1871 में संयुक्त कृषि राजस्व व वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। और 1875 में और 1875 में आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिवीजन या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई है। 1875 में आईएमडी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई है। और माय डियर फ्रेंड्स, जो आईएमडी है, आईएमडी को जो रेडी रेडी की जो बुक है उसमें आईएमडी की दो प्रकार से डेफिनेशन दी गई है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिवीजन है एक तो, और एक इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, दो प्रकार से इसकी फुल फॉर्म बताई गई है। आईएमडी जिसका जो कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसकी स्थापना सन 1875 में हुई। और आईएमडी का जो लेब है, सर्वप्रथम लेब का निर्माण कोलकाता 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 में हुआ। कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिवीजन या जो डिपार्टमेंट है, इसकी जो लेब है सर्वप्रथम कोलकाता में बनाई गई। और जो आईएमडी का जो मुख्यालय वो पुणे, महाराष्ट्र। आईएमडी का जो मुख्यालय है वो पुणे, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया सन 1875 में। और माय डियर फ्रेंड्स, और आपने कई बार जो कि आप एग्रीकल्चर में हो तो आपने कई बार ये भी देखा होगा कि एक और आता है कि एक तो आईएमडी आता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिवीजन या डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना सन 1875 में हुई। और एक और आता है आईएएमडी कि इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि भारतीय कृषि मौसम विज्ञान विभाग, जिसकी स्थापना जो है नई दिल्ली में की गई है। एक आता है आईएएमडी, इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई। जो कि ये जो मुख्य है, आईएमडी जो है ये हर प्रकार की सूचनाएं जो है हर विभाग को उपलब्ध कराता है। परंतु जो आईएएमडी है जो कि नई दिल्ली में स्थापित है, ये केवल कृषि से संबंधित मौसमी जो सूचनाएं हैं ये उपलब्ध कराता है। और अगला पॉइंट है कि 1880 में अकाल आयोग की स्थापना की गई। कि 1880 में अकाल आयोग की स्थापना की। और दूसरा है 1881 में स्वतंत्र रूप से कृषि विभाग की स्थापना की गई। कि सन 1881 में स्वतंत्र रूप से कृषि विभाग की स्थापना की गई। कि एग्जाम में ये लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि स्वतंत्र रूप से कृषि विभाग की स्थापना कब की गई, सन 1881 में की गई। और एक कि जो संयुक्त कृषि राजस्व वाणिज्य विभाग की स्थापना सन 1871। तो ये लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठने वाले हैं। और आगे का जो पॉइंट है, सन 1906 सन 1906 में एफआरआई, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एफआरआई, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना की गई वो देहरादून में की गई थी सन 1906 में। एफआरआई, वन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या वन अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना देहरादून में सन 1906 में की गई। और अगला जो पॉइंट है, सन 1912 में एसबीआई शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई। 1912 में एसबीआई शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में की गई थी। कोयम्बटूर तमिलनाडु। कोयम्बटूर तमिलनाडु में एसबीआई शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना सन 1912 में की गई। और जो गन्ने का जो नोबलीकरण है, गन्ने का नोबलीकरण, गन्ने का नोबलीकरण भी इसी एसबीआई या गन्ना प्रजनन संस्थान में किया गया। आखिर गन्ने का नोबलीकरण क्या होता है? कि जो पहला जो साधारण जो गन्ना होता था, जो कि इंडिया के जो किसान बोया करते थे, उस गन्ने में क्या होता था कि जो गन्ने की जो बाहरी जो परत होती है, जैसे कि ये गन्ना है,
इस गन्ने की जो ये बाहरी परत होती थी, ये कमज़ोर होती थी, बहुत ज़्यादा पतली होती थी। तो इसमें क्या होता था, जो कीट जो होते थे, इन कीटों का ज़्यादा प्रकोप हो जाता था। कीट जो भेदक या छेदक जो कीट होते हैं, ये इसकी भित्ति को काट कर अंदर प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात इसमें कीड़े पड़ जाते थे और कीटों का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता था। तो नोबलीकरण, जो कि गन्ने का जो नोबलीकरण है, नोबलीकरण जो कि एसबीआई शुगर बिल्डिंग इंस्टीट्यूट में किया गया, एसबीआई में गन्ना प्रजनन संस्थान में किया गया। तो इसमें क्या होता है, जो पहले जो साधारण जो किस्म थी गन्ने की, जो कि भारतीय किसान बोया करते थे, उस किस्म का जो क्रॉस है, वो कई अलग अन्य गन्ने की किस्मों से क्रॉस कराकर एक न्यू गन्ना प्राप्त कर लिया गया, जिसकी जो बित्ती है, ये बित्ती है, ये मोटी होती थी। इस मोटी बित्ती के कारण क्या होता था, जो कि भेदक या छेदक जो कीट होते थे, इनका प्रवेश अंदर नहीं हो पाता था, वो छेद नहीं कर पाते थे। तो अर्थात जो गन्ना है अंदर से बिल्कुल सुरक्षित और मजबूत रहता था। तो यही एक गन्ने का नोबलीकरण है, जो कि भेदक या छेदक कीटों से बचाने के लिए किया गया था। और माय डियर फ्रेंड, जो गन्ने का नोबलीकरण है, वो गन्ने का नोबलीकरण 2 वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। एक तो टी. वेंकटरमन वेंकटरमन व एक था सीए बार्बर। इन 2 वैज्ञानिकों के द्वारा, टी. वेंकटरमन व सी.ए. बार्बर के द्वारा गन्ने का जो नोबलीकरण शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट गन्ना प्रजनन संस्थान में किया गया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है यहीं पर खत्म करते हैं और कल जो कि हमारा एग्रीकल्चर का इतिहास की जो कुछ बातें रह गई हैं, वो यहीं से शुरू करेंगे और हमारे सिलेबस को जारी रखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज की क्लास से विदा लेता हूँ। जय हिंद।